हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स का पार्ट 3 बना रहे हैं और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा क्योंकि अब थोड़ा सा ही बचा है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक है व्हाट इज द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स मूवमेंट, यानी कि जो हमारा इंडेक्स है, जो डेरिवेटिव मार्केट में जो इंडेक्स है हमारा, जो हमें प्रेजेंट करता है कि किस तरह से हमारा जो इकोनॉमिक सेक्टर है या कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो उसका इकोनॉमिकली क्या सिग्निफिकेंस है, वो किस तरह से इकोनॉमी में अपना एक कंट्रीब्यूशन देता है। तो क्या दिया है इसमें हमें, इंडेक्स मूवमेंट रिफ्लेक्ट द चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टॉक मार्केट अबाउट फ्यूचर डिविडेंड्स ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर जस्ट as how stock values reflect expectation of investor about a particular company. The index goes up if the stock market perceives that the prospective dividend in the future will be better than previously thought. When the prospectus of dividend in the future become pessimistic, the index drops. The ideal index gives us instant picture about how the stock market perceive the future of the corporate sector. तो जो हमारा इंडेक्स मूवमेंट है, जैसे कि हमारा एनएससी में सबसे फेमस और सबसे बड़ा इंडेक्स कौन सा हमारा निफ्टी 50, जिसमें टॉप 50 कंपनीज आती हैं। तो इसी तरह इंडेक्स का मूवमेंट क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो भी स्टॉक मार्केट है उसका जो कह सकते हैं फ्यूचर में जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो किस तरह की रहेंगी। अगर हमारा इंडेक्स मूवमेंट हाई है तो यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्यूचर डिविडेंड या कह सकते हैं फ्यूचर में जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो अच्छे से ग्रो करेगी। बट अगर क्या होता है, अगर हमें ऐसा लगता है कि किसी भी सेक्टर में, किसी भी हम कह सकते हैं पूरी स्टॉक मार्केट में अगर थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलता है तो हमारा इंडेक्स मूवमेंट क्या करता है, हमारा इंडेक्स मूवमेंट नीचे की तरफ जाने लग जाता है, हमें एक डाउनफॉल एक शो करता है। तो इंडेक्स मूवमेंट हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि वो हमें एक छोटा सा व्यू प्रोवाइड करता है कि किस तरह से कोई भी स्टॉक की मूवमेंट यहाँ पे होगी, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब एवरी स्टॉक प्राइस मूव्स फॉर टू पॉसिबल रीजंस। हर स्टॉक प्राइस क्या है, दो पॉसिबल रीजन की वजह से रीजंस की वजह से मूव करता है। पहला न्यूज़ अबाउट द कंपनी और सेकंड न्यूज़ अबाउट द इकोनॉमी, यानी कि अगर किसी एक कंपनी, एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात करें तो उसके बारे में क्या न्यूज़ चल रही है उस हिसाब से लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा ओवरऑल पूरी मार्केट के बारे में क्या न्यूज़ चल रही है, लोग उसके हिसाब से भी इन्वेस्ट करते हैं। सो कंपनी के बारे में क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च और द क्लोजर ऑफ अ फैक्ट्री, अदर फैक्टर्स स्पेसिफिक टू अ कंपनी। यानी कि अगर हमें क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से हमें लेना देना है तो हम क्या करेंगे, हम उस कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। जैसे कि अब हम पूरी मार्केट के बारे में इकट्ठा नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन, हम सिर्फ माइक्रो इन्फॉर्मेशन अपने पास में रखेंगे। जैसे कि कोई कंपनी है तो वो क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट अच्छा है तो यानी कि लोग इसे खरीदेंगे, यानी कि इसके स्टॉक्स जो है उसके प्राइस बढ़ सकते हैं, तो हम उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। अगर हमें लगता है कि ये कंपनी वैसे तो एकदम बेकार से चल रही थी और अब शायद ये बंद हो जाएगी तो यानी कि इसके स्टॉक सस्ते हो जाएंगे तो हम उसे सेल करने के लिए खरीद लेंगे। तो इस तरह से हमें कंपनी के स्टॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल के उसमें इन्वेस्ट करते हैं। रही बात इकोनॉमी की, तो न्यूज़ अबाउट द इकोनॉमी में क्या होता है, हम इसमें मैक्रो इन्फॉर्मेशन लेते हैं पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग। जैसे कि बजट अनाउंसमेंट क्या है, चेंजेस इन टैक्स स्ट्रक्चर एंड रेट्स, पॉलिटिकल न्यूज सच एज चेंज इन नेशनल गवर्नमेंट, अदर फैक्टर्स कॉमन टू ऑल कंपनीज इन अ कंट्री। अगर हम क्या करते हैं, ओवरऑल मार्केट की यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी की न्यूज़ लेके चले तो हमें जो बड़े बड़े फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, उनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। कि जैसे इलेक्शंस होने के बाद अगर कोई कह सकते हैं जो हमारी पार्टी होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो चेंज हो गई तो वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, उनकी जो पॉलिटिकल जो भी उनके रूल्स हैं वो अपने चेंज कर देगी, उनकी जो भी आइडियोलॉजीज हैं वो उन्हें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगी। तो यानी कि फिर कंपनियों पे अलग अलग, अब पूरे इकोनॉमिक सेक्टर पे डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो पहले पॉलिटिकल पार्टी थी वो कुछ और काम कर रही थी, अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होगी तो वो कुछ और काम करेगी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी असर पड़ता है। दूसरा, अगर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई बजट अनाउंसमेंट किया जो हर साल होता है तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर उसने टैक्स चेंज कर दिया या किसी चीज़ के प्राइस चेंज कर दिए, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, तो ये जो बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जो सबको इम्पैक्ट करते हैं वो हमारी इकोनॉमी के अबाउट में न्यूज़ बनती है, तो फिर वो ओवरऑल मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारे स्टॉक्स के प्राइस क्या हैं, दो तरीके से सफर करते हैं। अब इसमें नीचे दिया है, द इंडेक्स कैप्चर द सेकंड पार्ट, द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट एज अ होल, दैट इज द न्यूज़ अबाउट द macroeconomic factors related to the entire economy. This is achieved by averaging Each stock contains a mixture of two elements, stock news and index news.
When we take an average of returns on many stocks, the individual stock news trend to cancel out, the only thing left is news that is common to all stocks. The news that is common to all stock is news about the economy. The correct method of averaging is that of taking a weighted average, giving each stock a weighted proportional to various aspects like its market capitalization, price and so on. यानी कि अब यहाँ पे हमें दिया गया जो हमारा इंडेक्स है, यानी कि सेकंड पार्ट वाला, यानी कि न्यूज अबाउट द इकोनॉमी वाला जो पार्ट है, इसमें हमें क्या बताया कि इसमें मूवमेंट ऑफ स्टॉक होता है, पर किसके बेसिस पे, पूरी की पूरी जो स्टॉक मार्केट है वो किस तरह से सफर कर रही है उसके बेसिस पे। तो उसमें हम कौन से फैक्टर्स लेते हैं, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक के फैक्टर रहते हैं। माइक्रो होते हैं कि छोटे छोटे फैक्टर्स जो एक कंपनी को इफेक्ट करें। मैक्रो इकोनॉमिक होते हैं बड़े बड़े फैक्टर्स जो ओवरऑल पूरी कंपनी को और सारे की सारी कंपनी जो भी स्टॉक मार्केट में है उन सबको थोड़ा 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 इफेक्ट करें। तो मैक्रो फैक्टर्स पे हम क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे इंडेक्स कैप्चर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक मेथड यूज करना पड़ता है, एवरेजिंग। एवरेजिंग यानी कि ये तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें सारे स्टॉक्स को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और सबकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, यानी कि स्टॉक न्यूज भी निकालते हैं और इंडेक्स न्यूज भी निकालते हैं। पर्टिकुलर कंपनी के बारे में भी न्यूज निकालेंगे और जितने भी इंडेक्स में जो रजिस्टर्ड है उन सब के बारे में भी न्यूज निकालते हैं। और एवरेज करने का मतलब होता है कि जो भी जो इंडिविजुअल स्टॉक्स थे और जो हमारे सारे स्टॉक्स थे जो मार्केट में है उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली और उनमें एवरेज किया, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन उन सभी में कॉमन है वो सारी कॉमन इन्फॉर्मेशन उनमें से निकाली। और वो जो कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है उस कॉमन न्यूज को हम क्या बोलते हैं, हमारी जो स्टॉक मार्केट की जो इकोनॉमी वाली न्यूज है वही हमारी वो कॉमन न्यूज होती है। तो इसका एवरेजिंग का करेक्ट मेथड क्या है कि जो भी कंपनी जितनी बड़ी है उसका उतना बड़ा प्रोपोर्शन दो। जैसे कि हमने देखा है एवरेज करते वक्त अगर 5 है, 2 है, 3 है तो हम इन्हें 5x, 2x, 3x डिवाइडेड बाय 3x कर देते हैं। तो इस तरह से यानी कि जो कंपनी अगर एक लार्ज कैप कंपनी है तो उसका प्रोपोर्शन ज्यादा होना चाहिए, एक स्मॉल कैप कंपनी है तो उसका प्रोपोर्शन कम होना चाहिए और एक मिड कैप कंपनी है तो उसका प्रोपोर्शन इन दोनों के बीच में होना चाहिए। और उसका फिर हमें क्या करना चाहिए, एवरेज निकालना चाहिए ताकि हम पता कर सकें कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट में न्यूज क्या है और सब में कॉमन चीजें क्या है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इंडेक्स को एवरेज करके उसका मेजर करते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल दे कि सपोज एन इंडेक्स कंटेन स्टॉक ए एंड बी। एक इंडेक्स है जिसमें दो स्टॉक्स हैं ए एंड बी। ए हैज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1000 करोड़ एंड बी हैज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 3000 करोड़। then we attach a weight of 1/4 to a moment in A and 3/4 to a moment in B। आपने देखा कि यहाँ पे जो ए है वो 1000 करोड़ की कंपनी है और जो बी है वो 3000 करोड़ की कंपनी है और इसका एवरेज अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, वो 3000 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 2 इस तरह से निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब ए का प्रोपोर्शन कम है और बी का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो इसलिए अटैच करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर जैसे हम डिवाइड करते हैं तो ए का प्रोपोर्शन कम था तो इसलिए हमने उसे 1/4 की वेटेज दी और जो बी है उसका प्रोपोर्शन ज्यादा था तो इसलिए हमने उसे 3/4 की वेटेज दी। और फिर इसी के हिसाब से हमारी जो मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है और जो मार्केट स्टॉक मार्केट न्यूज है वो भी डिपेंड करती है। वी विल स्टडी मोर ऑन हाउ इंडाइसेस आर कंस्ट्रक्टेड एंड इशू देयर इन द नेक्स्ट सेक्शन। यानी कि जो हमारे इंडाइसेस किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है और किस तरह से इशू किया जाता है हमें नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द मेथड फॉर इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, यानी कि इंडेक्स को बनाने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं। A good index is a trade-off between diversification and liquidity. A well-diversified index is more representative of the market economy. There is, however, diminishing returns to diversification. Going from 10 stocks to 20 stocks gives a sharp reduction in risk. Going from 50 stocks to 100 stocks give very little reduction in risk. Going beyond 100 stocks gives almost zero reduction in risk. Hence, there is a little to gain by diversifying beyond a point. The more serious problem lies in the stock which are included into an index when it is broad-banded. If the stock is illiquid, the observed price yield contaminated information and actually worsen an index. The computational methodology followed for construction of stock market indices are, first point दिया इसमें free float market capitalization weighted index, second market capitalization weighted index, third price weighted index। जो हमारा मेथड दिया है किसी भी इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने का तो मेथड हम समझते हैं कि किस तरह से हम इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें हमें समझाया है कि जो भी हमारा एक गुड इंडेक्स होता है वो क्या करता है, ट्रेड करता है बिटवीन डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी इंडेक्स हमारा गुड है या बैड है। तो अगर हमारा एक इंडेक्स क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को, यानी कि उसमें जो भी स्टॉक्स उसमें हैं, जो भी स्टॉक्स उसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा लिक्विड है।
यानी कि वो इजीली कैश फ्लो प्रोवाइड करते हैं, या फिर वो इंडेक्स हमारा क्या बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, यानी कि उसके सारे स्टॉक्स किसी एक ही कंपनी के बारे में या कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के बारे में ही नहीं है, तो अलग अलग सेक्टर्स के बारे में, अलग अलग कंपनीज के बारे में, यानी कि आपके जो स्टॉक्स हैं वो अलग अलग जगह लगे हुए हैं, डाइवर्सिफाइड है। तो इस तरह के स्टॉक्स को, इस तरह के इंडेक्स को क्या बोलता है, अच्छा इंडेक्स बोलते हैं। और एक वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो मार्केट और इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। कि अगर हमने क्या किया, हमने मान लिया कि एक इंडेक्स है जो क्या है, एक पर्टिकुलर सेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो बैंकिंग सेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहा है उसे, यानी कि उसमें HDFC बैंक में भी जो स्टॉक्स हैं वो लगा रखे हैं, अपने SBI में भी लगा रखे हैं, पंजाब नेशनल में भी लगा रखे हैं, अलग अलग सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में लगा रखे हैं। तो वो हमें क्या बताएगा, वो इंडेक्स हमें सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया किस तरह से काम कर रहा है वो उसके बारे में बताएगा। पर अगर हमारा दूसरी जगह दूसरा इंडेक्स है जो क्या कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर में भी है, फार्मेसी सेक्टर में भी है, ब्यूटी सेक्टर में भी है, टेक्सटाइल सेक्टर में भी है, तो वो क्या करता है, अलग अलग सेक्टर्स में है, तो हमें पूरे ओवरऑल मार्केट का और पूरी ओवरऑल इकोनॉमी का ही हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारी इकोनॉमी का। हाउएवर जो डिमिनिशिंग रिटर्न है, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, डाइवर्सिफाइड करते हैं अपने स्टॉक्स को, तो फिर हमारा जो रिटर्न है, कह सकते हैं जो रिस्क है, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। जैसे कि अगर हमारा एक जो स्टॉक है उसमें 10 इंडेक्स है, उसमें 10 से 20 स्टॉक हैं अलग अलग कंपनीज के, तो उसका जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमने अलग अलग कंपनीज में लगा रखे हैं। अगर हम ऐसे ही करते करते हम क्या करें, 50 से 100 कंपनी में अलग अलग अपने शेयर्स हम लगा दें, अपने स्टॉक्स खरीद लें, तो क्या होता है, जो रिडक्शन एंड रिस्क है वो क्या है, अब काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अब आपका रिस्क जो है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, नहीं, अब जो पहले जो आपका रिस्क मिल रहा था उससे बस थोड़ा सा ही कम रहेगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने क्या किया, 100 से बियॉन्ड स्टॉक्स खरीद लिए, तो जो रिडक्शन रिस्क है ना वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, यानी कि जो आपका रिस्क रिड्यूस हो सकता था अब वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे जैसे अपने स्टॉक्स को डाइवर्सिफाई करते रहते हैं, तो वैसे वैसे अब सारी कंपनियां तो बहुत अच्छे से मूव करती नहीं है, कुछ स्मॉल कैप होती हैं, कुछ बिग कैप होती हैं, लार्ज कैप होती है, कुछ मिड कैप होती हैं। तो स्टॉक्स में जो हमारी जैसे निफ्टी 50 है उसमें हमारी टॉप 50 कंपनीज आती हैं, तो अगर हमने अपनी टॉप 50 कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ये तो अच्छे से मूव करती हैं, ज़्यादातर ये क्या रहती है, प्रॉफिट अर्न करती हैं, तो इनमें लगाना, अपने पैसे इन्वेस्ट करना ज़्यादा मुश्किल काम या कोई बेकार चीज़ नहीं है। पर अगर आप क्या करते हो, 100 से ज़्यादा स्टॉक्स में लगा देते हो, तो अब स्टॉक मार्केट में हर कंपनी तो प्रॉफिट कमा नहीं रही, कुछ कुछ अपना लॉस भी करती हैं, तो अगर आप क्या करते हो, 100 से ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपका रिस्क डाइवर्सिफिकेशन था, यानी कि जो आपका रिस्क रिड्यूस हो सकता था अब वो आपने खुद ही खत्म कर लिया, क्या यानी कि अब उसका खत्म होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अब सारे स्टॉक्स अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, कुछ स्टॉक्स में रिस्क रहता है, तो उसके चलते क्या होता है, फिर जो इन्वेस्टर है उसको भी रिस्क बेयर करना पड़ता है। आगे दिए है, the more serious problem lies in the stock which are included into an index when it is broad-ended. If the stock is illiquid, the observed price yield contaminated information. ठीक है, यानी कि अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जिसके अगर हमने अलग अलग स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करके अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो हमारा जो रिडक्शन इन रिस्क है वो तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। दूसरी जगह कि अगर हमारे स्टॉक्स क्या इलिक्विड निकले, यानी कि उनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो भी इन्वेस्टर्स के लिए क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है। एक तो उन्होंने पैसे पहले इन्वेस्ट कर दिए, दूसरी जगह पर उन्होंने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिए, कि वो अगर चाहें तो अपनी मर्जी से, मन मर्जी से कभी भी अपने पैसे को लिक्विड यानी कि कैश फ्लो नहीं करवा सकते, तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम रहती है, जो क्या रहती है, इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा बेकार बना देती है। अब यहाँ पे कुछ मेथडोलॉजीज दे रखी है हमें अपने जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है उसे कंस्ट्रक्ट करने की। पहला दिया है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। ये हमारे कुछ 3 टाइप के इंडेक्स है जिनके बारे में नीचे एक्सप्लेन किया गया। तो पहला कौन सा हमारा, देखो यहाँ पे पहला दिया है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। अब यहाँ पे जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स है, इसमें क्या समझाया, इसमें बोला है द फ्री फ्लोट फैक्टर investable weighted factor for each company in the index is determined based on the public shareholding of the companies as disclosed in the shareholding pattern submitted to the stock exchange by these companies. The free float market capitalization is calculated in the following manner. तो देखो जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसमें क्या होता है कि ये हमारा एक इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर होता है, यानी कि कितने इन्वेस्टर्स जो हैं वो उस कंपनी में इस टाइम पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यानी कि अगर कोई भी एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे क्या है, वेरीफाइड है ना, तो वो क्या करेगी, रजिस्टर्ड अगर वो स्टॉक एक्सचेंज है, तो उन्होंने क्या कर रखा है, उन सारी कंपनीज ने अपने स्टॉक एक्सचेंज को शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो सबमिट कर रखा होता है, कि जिसमें हमें बाय का, इन्वेस्ट का और सेल का ऑप्शन मिल रहा होता है। तो कितने लोग फिलहाल इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट हो जाती है,
है, कितने लोग इस कंपनी के शेयर्स को इस वक्त सेल कर रहे हैं, वो परसेंटेज भी कैलकुलेट होती रहती है। तो फ्री फ्लोट में क्या होता है कि ये पब्लिक के लिए डिस्क्लोज होता है कि कितने लोग इस टाइम पर हमारी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करना चाहते हैं, कितने उसे बाय करना चाहते हैं, कितना उसे सेल करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से हम सिर्फ एक पैटर्न जो है उसको देख के समझ सकते हैं कि ये कंपनी अगर ज़्यादातर लोग उसे सेल कर रहे हैं, यानी कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, यानी कि वो कंपनी में भी शायद अच्छे से काम ना कर रही हो, तो वो इस तरह का एक हमें सिर्फ एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं इस मेथड से, यानी कि आपका जो इशू साइज है वो मल्टीप्लाई बाय जो प्राइस आपने डिसाइड किया वो, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसे कि कितना आपका इन्वेस्टेबल वेटेड फैक्टर है, यानी कि कितने लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं। द इंडेक्स इन दिस केस इज कैलकुलेटेड एज पर द फॉर्मूला गिवन बिलो। और अगर हमें इस केस में फ्री फ्लोट वाले केस में इंडेक्स अगर हमें कैलकुलेट करना है कि इसका हमारा इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं हम फ्री फ्लोट करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय फ्री फ्लोट बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू बेस वैल्यू। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आपने जो फॉर्मूले को यूज करके हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अभी आगे दिया है द इंडियन इंडेक्स सर्विस लिमिटेड IISL a subsidiary of NSC Strategic Investment Corporation Limited introduced the free float market capitalization methodology for its main four indices with Nifty 50, Nifty 50 USD, Nifty Next 50 and Nifty 100 with effect from 4th May 2009, Nifty 50 Junior and with effect from 26th June 2009, Nifty 50, Nifty 50 100 and Nifty 50 USD are being calculated using free float method market capitalization। यानी कि जो फ्री फ्लोट वाला जो हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इंडेक्स को, तो ये हम क्यों लाए हैं, यानी कि इंडिया जो हमारा इंडिया ने जो इंडेक्स सर्विस लिमिटेड है, इसने ये क्या है, इंडिया इंडेक्स सर्विस लिमिटेड IISL, ये हमारी NSC की एक सब्सिडरी है जो यहाँ पे ये इंडेक्स के लिए काम करती है। तो इन्होंने फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथोडोलॉजी क्यों इंट्रोड्यूस करी थी, ये इन्होंने मेन अपने 4 इंडेक्स के लिए इंट्रोड्यूस करी थी। हमारा निफ्टी 50, निफ्टी 50 USD, निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड निफ्टी 100 के लिए इन्होंने ये मेनली इंट्रोड्यूस करी थी ये वाला मेथड, ताकि वो क्या कर सके, इसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सके। आगे दिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। तो ये वाला जो इंडेक्स है इसमें हम इसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से इसका यूज होता है। तो इसमें दिया है इन दिस टाइप ऑफ इंडेक्स कैलकुलेशन ईच स्टॉक इन द इंडेक्स अफेक्ट द इंडेक्स वैल्यू इन द प्रोपोर्शन टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल शेयर आउटस्टैंडिंग इन दिस द इंडेक्स वुड बी कैलकुलेटेड एज पर द फॉर्मूला बिलो। यानी कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला जो इंडेक्स है ये क्या करता है, इंडेक्स कैलकुलेट करता है और इसमें जितने भी स्टॉक्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं इस इंडेक्स में, वो क्या करता है, हर एक स्टॉक की वैल्यू जो है वो प्रोपोर्शन में डिवाइडेड होती है, और जो भी स्टॉक्स यहाँ पे हाई जाते हैं या लो जाते हैं उन सभी का इम्पैक्ट हमें सारे शेयर्स पे देखने को मिलता है। तो इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने का तरीका होता है आपकी जो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन इनटू बेस वैल्यू। तो अगर पेपर में न्यूमेरिकल आता है तो आपको इन सब की वैल्यूज मिल जाएंगी, या इनमें से कोई एक आधा आपको फाइंड करना होगा। तो अब इसको फाइंड तो कर लेंगे हम, फॉर्मूले तो आपको याद रखने हैं। वेयर अब यहाँ पे दिया है करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगी हमारे यहाँ पे, करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है हमारी सम ऑफ, अब हमें सम करना है जो आपका करंट मार्केट प्राइस है इनटू इश्यू साइज ऑफ ऑल सिक्योरिटीज इन द इंडेक्स, और बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, सम ऑफ मार्केट प्राइस इनटू इश्यू साइज ऑफ ऑल सिक्योरिटीज ऑन बेस डेट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारे मार्केट कैपिटलाइजेशन को इस फॉर्मूले का यूज करके वैल्यू फाइंड करता है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, कह सकता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक जिसकी जो भी प्रोपोर्शन है उस इंडेक्स में अगर वो सफर करता है तो बाकी सारे शेयर्स पर, बाकी सारे स्टॉक्स पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लास्ट यहाँ पे दिया है प्राइस वेटेड इंडेक्स। तो प्राइस वेटेड इंडेक्स क्या होता है, इन अ प्राइस वेटेड इंडेक्स each stock influence the index in proportion to its price per share. The value of the index is generated by adding the price of each of the stock in the index and dividing them by the total number of stocks. Stocks with a higher price will be more weighted and therefore will have a greater influence over the performance of the index. ये बिल्कुल सिमिलर है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन के, पर इसमें ज़्यादा जो इंडेक्स है वो अफेक्ट करता है इंडेक्स वैल्यू के प्रोपोर्शन में, और जो प्राइस वेट इंडेक्स है वो यहाँ पे हर एक स्टॉक, यानी कि हमारे इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें से ये सारे प्रोपोर्शन में डिवाइडेड होते हैं। तो जिसका जितना प्राइस होगा, कोई स्टॉक्स हमारा 1000 रुपये का है, कोई 10,000 रुपये का है, कोई 20,000 रुपये का है, तो जिसका जो भी प्रोपोर्शन होगा वो उसी प्रोपोर्शन में हर शेयर को क्या करेगा, इम्पैक्ट शो करता है। तो अगर कोई एक
हाई प्राइस वाला शेयर है तो वो क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू है उसकी, तो उसका इम्पैक्ट भी क्या होगा बाकी सारे शेयर्स पे एक ग्रेटर इम्पैक्ट होगा। और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी इसमें इन्होंने हमें इस डेफिनेशन में ही दे रखा है कि कैलकुलेट किस तरह से करेंगे। द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज जनरेटेड बाय एडिंग द प्राइस ऑफ ईच ऑफ द स्टॉक इन द इंडेक्स। इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स हैं उन सबके प्राइस को हमें ऐड करना है और डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स से। जैसे हम एवरेज निकालते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमारा प्राइस वेटेड इंडेक्स भी कैलकुलेट हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है, सो व्हाट आर द डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडेक्स, इसे रीड करते हैं। अ गुड मार्केट इंडेक्स शुड हैव द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। अब वो क्या 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 दिए रखे हैं हमें यहाँ पे, पहला दिया है इट शुड कैप्चर द बिहेवियर ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ डिफरेंट पोर्टफोलियो इन द मार्केट। यानी कि जो हमारा इंडेक्स है उसे क्या करना चाहिए, हमारी जो वेराइटीज ऑफ सेक्टर्स हैं हमारे पास में, अलग अलग सेक्टर्स हैं, लार्ज वैरायटी है हमारे पास डिफरेंट पोर्टफोलियोज की, तो हमारे इंडेक्स को क्या करना चाहिए, उन सभी का बिहेवियर कैप्चर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, किसी पर्टिकुलर वैरायटी के बारे में ही वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। हमारा जो इंडेक्स है वो क्या करे, जो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, डिफरेंट वेराइटीज हैं, उन सबके बारे में वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करे। सेकेंड, द स्टॉक इंक्लूडेड इन द इंडेक्स शुड बी हाईली लिक्विड। यानी कि जो इंडेक्स में हमारे स्टॉक्स इंक्लूडेड हैं वो कहना चाहिए हाईली लिक्विड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इलिक्विड सिक्योरिटीज है, नहीं, वो कहना चाहिए लिक्विड सिक्योरिटीज, लिक्विड स्टॉक्स होने चाहिए ताकि वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सके, कन्वर्टेबल हो। थर्ड दिया है इट शुड बी प्रोफेशनली मेंटेन। यानी कि ऐसा नहीं कि वो कोई अनऑर्गेनाइज्ड स्टॉक है, या फिर हम यूँ कहें कि वो कह सकते हैं बहुत ही रजिस्टर्ड या मतलब एक वेरीफाइड स्टॉक नहीं है, वो कहना चाहिए प्रोफेशनल मेंटेन स्टॉक्स होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट में दिया है अ सिंगल स्टॉक और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टॉक इन द इंडेक्स शुड नॉट मूव द इंडेक्स सिग्निफिकेंटली, अदरवाइज द शिफ्ट इन द अदर स्टॉक विल नॉट बी सफिशिएंटली कैप्चर्ड इन द इंडेक्स। यानी कि जो हमारे सिंगल स्टॉक्स हैं, जो एक आधा स्टॉक है, या फिर जो स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हैं, उनके मतलब हमने जैसे कहा ना कि वो प्रोपोर्शन में डिवाइडेड होता है, तो ऐसा ना हो कि किसी एक सिंगल स्टॉक के मूवमेंट से ही हमारा पूरा का पूरा इंडेक्स ही हमें मूव होता हुआ दिख जाए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें मतलब हर एक सिक्योरिटी प्रोपोर्शन में डिवाइडेड है तो वो अच्छी बात है, पर ऐसा ना हो कि हमने एक स्टॉक खरीद लिया पर अब अगर वो एक स्टॉक ही बाकी स्टॉक्स के मूवमेंट को अफेक्ट कर रहा है, ऐसा ना हो कि हम कह सकें कि जो इंडेक्स है वो मूव करे सिग्निफिकेंटली बट वो उसकी वजह से दूसरे जो स्टॉक्स हैं उनमें कोई शिफ्ट हमें देखने को ना मिले, वो बाकी जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे से अपना काम करते रहे। तो ये हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स है हमारे इंडेक्स को लेकर के, किस तरह से हमारा इंडेक्स मेंटेन होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। इन brief, the level of diversification of a stock index should be monitored on a continuous basis. It should ensure that the index is not vulnerable to speculation. Stock with low trading volume or with very tight bid-ask spread are illiquid and should not be a part of index. The index should be managed smoothly without any dramatic changes in its composition. अब ये बॉक्स में डिस्क्रिप्शन दे रखा है तो वो मैं आपको समझाती हूँ। इसमें ब्रीफ में अगर हम समझाऊँ तो यहाँ पे क्या बोला कि जो डाइवर्सिफिकेशन हम करते हैं इंडेक्स में वो बहुत ही हॉच पॉच नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप और दुनिया जहान के सारे स्टॉक खरीद दोगे इंडेक्स में, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके जो डाइवर्सिफिकेशन है वो मॉनिटर होनी चाहिए कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कि हाँ हमारे इंडेक्स में क्या क्या सिक्योरिटीज जो अलग अलग स्टॉक्स हैं वो किस किस वेराइटी के हैं, है ना। और दूसरा यहाँ पे ऐसा ना होना चाहिए कि जो हमारे जो स्टॉक्स है वो इलिक्विड है, ऐसा होगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है कि अगर हमारे इंडेक्स क्या है फिर वो एक अच्छा कह सकते हैं इंप्रेशन प्रोवाइड नहीं करेगा हमें। तो हमारे स्टॉक्स लिक्विड होने चाहिए, लिक्विड कैटेगरी से बिलोंग करने चाहिए इंस्टेड ऑफ इलिक्विड। वो हमारे अगर इलिक्विड स्टॉक्स हैं तो वो हमारे इंडेक्स के पार्ट नहीं हो सकते या नहीं होने चाहिए। तो इंडेक्स जो है वो कैसा होना चाहिए कि वो स्मूथली मैनेज होता है, बिना उसमें कोई उसमें ड्रामा, कोई उसमें ये ना हो कि अरे ओवरऑल मार्केट तो सही चल रही है पर इंडेक्स हमने घटिया स्टॉक्स खरीद रखे हैं कि हमेशा गिरे पड़े रहते हैं और हमें स्टॉक मार्केट हमेशा लुढ़की हुई नजर आती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये जो येलो पेज में येलो बॉक्स में आप इसे रीड कर सकते हैं, ये फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, तो अगर आपके पास टाइम हो और आपका इंटरेस्ट हो तो आप रीड कर सकते हैं। अब हमने दिया यहाँ पे व्हाट इज इम्पैक्ट कॉस्ट। तो इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है, इम्पैक्ट कॉस्ट हमारा थर्ड चैप्टर में भी था तो अब इसे यहाँ पे मैं समझा देती हूँ, पर उसमें समझाया नहीं गया था कि इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है, वहाँ पे बस एक नाम दिया था, यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। इम्पैक्ट कॉस्ट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांजैक्शन इन अ गिवन स्टॉक फॉर द स्पेसिफिक प्री डिफाइंड ऑर्डर साइज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इम्पैक्ट कॉस्ट इज अ प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक मेजर ऑफ मार्केट लिक्विडिटी। इट इज क्लोजर टू द true cost of execution faced by a trader in comparison to the bid-ask price spread. In mathematical terms, it is the percentage markup observed while buying selling the desired quantity of a stock with reference to its ideal price, best buy plus best sell by 2.
यानी कि इसको नीचे एक एग्जांपल भी दिया है, पर पहले हम इसे समझ लेते हैं। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? इम्पैक्ट कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है कि आपने जो ट्रांजैक्शन करी है उसका एग्जीक्यूटिंग कॉस्ट क्या आती है, यानी कि जब आपने उस ट्रांजैक्शन को, अपनी सिक्योरिटी को जो भी सेल बाय किया, तो उसको ट्रांजैक्ट करते वक्त आपने उसे जिस भी प्राइस पे एग्जीक्यूट किया, तो वो जो वैल्यू है, वो जो कॉस्ट है, वो हमारा इम्पैक्ट कॉस्ट कहलाती है। अब ये क्या है? ये टाइम के साथ ही प्री डिफाइंड होती है। किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे जब भी आप अपनी सिक्योरिटी को ट्रेड करते हो तो ये प्री डिफाइंड प्राइस होती है। इम्पैक्ट कॉस्ट प्रैक्टिकली और रियलिस्टिक मेजर होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिक्योरिटी तो मान लो कि आपने 1 लाख की लेनी थी, पर इम्पैक्ट कॉस्ट ऐसा नहीं होगा, ये रियलिस्टिक होती है, कि हाँ ये जो समझी जा सके ऐसी ही कॉस्ट होती है। ऐसा नहीं 1 लाख की सिक्योरिटी का 10 लाख में बिक दोगे, ऐसा नहीं होता है। एक रियलिस्टिक कॉस्ट होती है, प्रैक्टिकल कॉस्ट होती है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी हम इसे ऐसा मैथमेटिकल टर्म में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक परसेंटेज मार्कअप ऑब्जर्व करती है, यानी कि जैसे कि हम मैथमेटिकली हम परसेंटेज निकालते हैं कि ये कॉस्ट इतने की थी, दूसरा सिक्योरिटी हमारे इतने कॉस्ट की थी, तो हम हर एक की परसेंटेज निकाले थे कि इतने परसेंट पड़ा, हमें दूसरा इतने परसेंट का पड़ा। तो इस तरह से भी हम इम्पैक्ट कॉस्ट को मैथमेटिकली परसेंटेज में भी हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसको मेजर करने का जो रेफरेंस है वो क्या है? इसका आइडियल प्राइस, यानी कि जो इसका बेस्ट बाय है प्लस इसका बेस्ट सेल जो है, बाय और सेल दोनों में से जो भी बेस्ट है उन दोनों को ऐड अप करके हमें इसे क्या करना है? डिवाइड बाय 2। जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है कि ऑर्डर बुक स्नैपशॉट यहाँ पे दे रखा है टू बाय 1500, यानी कि 1500 शेयर हमें यहाँ पे का इन्होंने हमें दे रखा है। तो देखो आइडियल प्राइस यहाँ पे दिया है बेस्ट बाय प्लस बेस्ट सेल। तो बेस्ट बाय क्या है यहाँ पे हमारा? देखो हमें दिख रहा है साफ 99 इन्होंने यहाँ पे हमें दे रखा है। एक मिनट, बेस्ट यहाँ पे बाय क्वांटिटी, बाय प्राइस, सेल क्वांटिटी, सेल प्राइस। तो बाय प्राइस और सेल प्राइस देखना है। तो देखो पहले इन्होंने हमें सेल प्राइस दिया, सेल प्राइस क्या दिया है? हमें यहाँ पे बेस्ट सेल प्राइस दिया है। तो देखो ऊपर यहाँ पे मैंने सेल प्राइस और बाय प्राइस में 99 और 98 दिया है, तो उसको हम क्या करेंगे? ऐड अप करेंगे और डिवाइड बाय 2 एज जैसे हमें फॉर्मूले में दिया था बिल्कुल उसी तरह से। तो उसके बाद हमारी वैल्यू आ गई 98.5। अब एक्चुअल प्राइस क्या होगी यहाँ पे हमारे? देखो 1000 शेयर की एक्चुअल प्राइस क्या है? 99। तो हमने वो किया और फिर हमें 1500 शेयर के लिए चाहिए था, तो 500 शेयर और लेंगे। तो 500 शेयर हमने लिए, जैसे कि हमें नीचे देखा 1500 में 100, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना टोटल क्या हमारा? 1500। तो 1500 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 99.33। अब इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होगी? जो हमारा बेस्ट बाय और बेस्ट सेल है उन दोनों को हम यहाँ पे देखो, अब हमने दोनों निकाल लिया, आइडियल भी निकाल लिया और एक्चुअल भी निकाल लिया। तो अब क्या करेंगे? एक्चुअल माइनस आइडियल डिवाइडेड बाय जो हमारा आइडियल प्राइस है और इनटू परसेंटेज निकाल रहा था इनटू 100, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.84%। तो इस तरह से हमारा इम्पैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट होता है। अब देखो हमारा ये आई थिंक लास्ट टॉपिक ही होगा, हाँ ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। इसके बाद चैप्टर भी खत्म और वीडियो भी। तो देखो हमें क्या दिया इसमें? व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स? इंडेक्स की एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं? सो बिसाइड सर्विंग एज अ बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी मार्केट, द इंडेक्स also has other application in finance. Various products have been designed based on the indices such as index derivative, index fund and the exchange traded funds. We have restricted our discussions to only index derivatives. यानी कि हमारा जो इंडेक्स है वो सिर्फ मार्केट को एक रिप्रेजेंटेशन बस यही नहीं देता कि कौन सा स्टॉक कितना अच्छे से चल रहा है, मार्केट की मूवमेंट क्या है, नहीं सिर्फ इतना ही काम नहीं है, उसकी अलग भी फाइनेंस में अलग एप्लीकेशंस भी हैं। जैसे कि इंडेक्स के हेल्प से हमने क्या किया? अलग अलग इंडाइसेस को यहाँ पे हमने डिजाइन किया। जैसे कि हमारे इंडेक्स डेरिवेटिव्स होते हैं, इंडेक्स फंड्स होते हैं, एक्सचेंज ट्रेड फंड होते हैं। तो ये सब हमने कहाँ से शुरू करा? ये सब हमने शुरू करा इंडेक्स की हेल्प से। तो यानी कि इंडेक्स फाइनेंस में भी हमारी हेल्प करता है। पर अभी हम ये इंडेक्स डेरिवेटिव को ही पढ़ेंगे, इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेड फंड हम नहीं करेंगे, हम खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हैं सिर्फ इंडेक्स डेरिवेटिव्स पढ़ने के लिए। सो पहला पॉइंट क्या है? पहला टॉपिक क्या है इसमें? जो सब पार्ट है व्हाट आर इंडेक्स डेरिवेटिव्स। तो इंडेक्स डेरिवेटिव्स होते क्या हैं? सो इंडेक्स डेरिवेटिव हमारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जो जिनका अंडरलाइंग एसेट क्या होता है? इंडेक्स होता है। जैसे हमने पढ़ा है कि अंडरलाइंग एसेट कोई कमोडिटी हो सकती है, कोई इक्विटी शेयर, ये सब हो सकता है। तो उसी तरह अगर इंडेक्स डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करा है तो उसका अंडरलाइंग एसेट क्या होगा? एक इंडेक्स ही होगा। सो द मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स डेरिवेटिव, जो अभी तक का सबसे मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स डेरिवेटिव है वो कौन सा हमारा? इंडेक्स फ्यूचर एंड इंडेक्स ऑप्शन। तो एनएससी मार्केट में जो हमारा निफ्टी 50 है वो हमारा एक इंडेक्स है। निफ्टी 50 हमारा एक इंडेक्स है, तो उसके अंदर जितने भी स्टॉक्स आते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इंडेक्स डेरिवेटिव्स में क्या आता है? हमारा इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शंस आते हैं। तो अब सिग्निफिकेंटली जो हमने डिजाइन किए हैं तो इंडेक्स बेस्ड प्रोडक्ट लाइक इंडेक्स डेरिवेटिव, इंडेक्स फंड्स। अब हम कह सकते हैं इंडेक्स डेरिवेटिव्स में क्या आ गया? हमारा इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन। और एनएससी ने भी यहाँ पे अपने मार्केट में क्या कर रखा है? निफ्टी 50 इंडेक्स यहाँ पे स्टेब्लिश कर रखा है। तो इंडेक्स क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है
सिक्योरिटीज के मामले में भी। तो अब यहाँ पे हमें कुछ रीजन दे रखे हैं उसकी पॉपुलैरिटी के। इंडेक्स डेरिवेटिव्स बोला इतने पॉपुलर क्यों हो गए, तो उसके रीजन दिए हैं। पहला दिया है इंस्टीट्यूशनल एंड लार्ज इक्विटी होल्डर्स नीड पोर्टफोलियो hedging facilities. Index derivatives are more suited to them and more cost effective than derivatives based on individual stock. Pension funds in the US are known to use stock index future for risk hedging purpose. यानी कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं और जो लार्ज इक्विटी होल्डर्स हैं उनको क्या चाहिए, अपनी सिक्योरिटीज को होल्ड करने के लिए, उनके बारे में जानने समझने के लिए ना पोर्टफोलियो की जरूरत पड़ती है। पर इंडेक्स डेरिवेटिव्स क्या करते हैं, वो तो और भी बढ़िया है, क्योंकि वो तो बहुत सारे इंडेक्स है, ऑब्वियसली बात है, तो उसका इंडेक्स डेरिवेटिव है तो ऑब्वियसली उसका जो अंडरलाइंग एसेट क्या है वो एक इंडेक्स होगा। और अगर अंडरलाइंग एसेट इंडेक्स है तो इंडेक्स में तो बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो इसलिए जो इंस्टीट्यूट और लार्ज इक्विटी होल्डर्स होते हैं उनके लिए क्या रहता है, इंडेक्स डेरिवेटिव ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। क्यों? क्योंकि वो उनमें पैसा भी कम इन्वेस्ट करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं यानी कि आपने कह सकता है कि उसमें जितने भी सिक्योरिटीज आ रही है आपने लगभग उन सभी को इन्वेस्ट कर दिया। पर अगर आप सब में अलग अलग इन्वेस्ट करते हो तो ज्यादा कॉस्ट लगती है। तो इंडेक्स डेरिवेटिव्स क्या होगा, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो गए और इंडिविजुअल स्टॉक से तो ज्यादा ही बेहतर रहेंगे। और जो यूएस है वो क्या करता है, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर को यूज करता है ताकि वो पेंशन फंड्स की इंफॉर्मेशन ले सके और जो भी रिस्क पर्पस है उन सबको वो कंट्रोल में रख सके। सेकंड है इंडेक्स डेरिवेटिव्स में क्या ऑफर करते हैं कि किसी भी पोर्टफोलियो का जो कॉम्पोजिशन है ना, अब हमें खुद से वो देखना नहीं पड़ता। इंडेक्स डेरिवेटिव्स के अंदर अंडरलाइंग एसेट इंडेक्स है तो ऑब्वियसली बात है वो सारी चीजें हमें वहीं से पता चल जाती हैं। थर्ड भी है स्टॉक इंडेक्स इज डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट एज कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक प्राइस, more so in India, and the possibility of concerning is reduced. This is partially because an individual stock has a limited supply which can be concerned. यानी कि स्टॉक इंडेक्स क्या होता है, उसको मैनिपुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल स्टॉक है तो उसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन एक जो स्टॉक इंडेक्स है उससे मतलब अलग रहती है। स्टॉक इंडेक्स क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स आ गए तो अगर 10-12 उठ रहा है और एक आधा गिर रहा है तब भी हमें स्टॉक इंडेक्स वो उठता हुआ ग्रोथ करता हुआ ही नजर आएगा, तो लोग उसमें ज्यादा अच्छे से अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। पर अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक है, एक इंडिविजुअल स्टॉक है, तो अगर वो गिरेगा तो इकलौता गिरेगा, उठेगा तो इकलौता ही उठेगा, तो उसको मैनिपुलेट करना ज्यादा आसान है। एक इंडिविजुअल स्टॉक को, स्टॉक इंडेक्स को मैनिपुलेट करना थोड़ा मुश्किल रहता है इंडिया में ही नहीं, वैसे तो ओवरऑल हर जगह मुश्किल ही रहता है। तो इसलिए क्या, और ये भी कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल स्टॉक है उसके पास लिमिटेड सप्लाई है, पर जो स्टॉक इंडेक्स है उसके पास तो काफी सारी सप्लाई है। वो इसकी तरह रोता नहीं रहेगा कि मेरे पास एक ही स्टॉक है, यही आपको खरीदना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टॉक इंडेक्स में थोड़ी लिमिट ज्यादा होती है और इंडिविजुअल स्टॉक में काफी लिमिटेड सप्लाई होती है। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है स्टॉक इंडेक्स बीइंग एन एवरेज इज मच लेस वॉलेटाइल देन इंडेक्स द इंडिविजुअल, मैं जल्दी बोल रही हूँ ना तो उसकी वजह से थोड़ी सी बफर हो रही है, तो चलो कोई बात नहीं। इज मच लेस वॉलेटाइल देन इंडिविजुअल स्टॉक प्राइस। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी से कंटिन्यू होता है, इसे साथ में पढ़ देती हूँ। दिस इम्प्लाइज मच लोअर कैपिटल एडिक्वेसी एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। हमारा जो स्टॉक इंडेक्स है और अगर हम इसे कंपेयर करें एक इंडिविजुअल स्टॉक प्राइस से तो उसकी लिक्विडिटी क्या रहती है, उसकी वॉलेटिलिटी थोड़ी सी, लिक्विडिटी नहीं सॉरी वॉलेटिलिटी क्या रहती है, थोड़ी सी कम रहती है इंडिविजुअल स्टॉक से। तो हम कह सकते हैं कि उसको फिर कैपिटल एडिक्वेसी यानी कि कैपिटल की नीड भी क्या रहेगी, कम रहेगी एज कंपेयर टू अ इंडिविजुअल स्टॉक। इंडिविजुअल स्टॉक को कैपिटल की नीड ज्यादा रहती है और स्टॉक इंडेक्स को कैपिटल की नीड थोड़ी कम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है इंडेक्स डेरिवेटिव सच आर कैश सेटल्ड and hence do not suffer from settlement delays and problem related to a bad delivery, forged, fake certificates। यानी कि जो इंडेक्स डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या होता है, कैश सेटल्ड होते हैं, है ना, उनको ये सेटलमेंट डिलेज यहाँ पे ज्यादा फेस नहीं करने पड़ते। क्यों? क्योंकि वो तो इंडेक्स है पूरा का पूरा, तो उसमें आप इजीली उसमें कैश सेटलमेंट कर सकते हो। पर जो आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं अगर आप उन्हें सेटल करना चाहते हो तो आपको उनके लिए पर्टिकुलर डे के लिए वेट करना पड़ेगा, सामने वाला सेटलमेंट करे उसका भी आपको वेट करना पड़ेगा, तो उसमें बैड डिलीवरीज और सर्टिफिकेट फेक हो जाए, फॉर्ज्ड हो जाए, तो इस सब की प्रॉब्लम रहती है। पर इंडेक्स में जो इंडेक्स डेरिवेटिव है उनमें ये प्रॉब्लम नहीं रहती। लास्ट थर्ड पॉइंट में क्या दिया है, इट इज इजियर फॉर रिटेल इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड इंडाइसेस एंड ट्रेस देयर मूवमेंट्स देन पिक स्टॉक्स एंड ट्रैक देम, हेंस इंडेक्स डेरिवेटिव आर मोर पॉपुलर अमंग रिटेल इन्वेस्टर देन स्टॉक इंडाइसेस। देखो जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए इंडेक्स को समझना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे के सारे जो अलग अलग स्टॉक्स हैं वो एक फ्लो में, एक पैटर्न में मूव कर रहे होते हैं। पर हमारे इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं, इंडिविजुअल कंपनी इस तरह से पर्टिकुलर पैटर्न में ही नहीं काम करती रहती, वो कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, थोड़ी ज्यादा दिक्कत रहती है एज कम्पेयर टू इंडेक्स से, है ना। ऐसा नहीं कि वो अच्छे से नहीं चलती कंपनियां, इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है अच्छे से नहीं चलते, पर जो इंडेक्स है उसमें थोड़ी सी हम कह सकते हैं हम थोड़ा सेफर साइड पे
खेलते रहते हैं। तो इस तरह से आगे दिया है इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन है ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NSE commenced trading in derivatives with index future on 12th June 2000. The future contract on the NSE are based on the Nifty 50. The exchange introduced trading on the index option based on the Nifty 50 on 4th June 2001. ठीक है। Additionally, exchange traded derivatives contract linked to Nifty 50 are traded at Singapore Exchange Limited (SGX), Chicago Mercantile Exchange CME and Osaka Exchange INC OSE। ठीक है। यहाँ पे क्या दिया कि जो हमारे इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में ट्रेड होने स्टार्ट हुए। तो NSE ने कब स्टार्ट किया ये इंडेक्स डेरिवेटिव्स का और इंडेक्स फ्यूचर का ट्रेड ये इन्होंने स्टार्ट किया इन्होंने 12 जून 2000 में। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो NSE के बेस्ड है निफ्टी 50 के साथ वो इन्होंने एक्सचेंज ने इंट्रोड्यूस करे हमारे निफ्टी 50 ने 4 जून को 2001 में। तो इस तरह से इनकी ये इस तारीख पे इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद इनकी जो है हम कह सकते हैं कि ये इंडिया में आए, फिर इनकी थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ी और उसके बाद उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। ये अलग अलग लोकेशंस भी देखे हैं जहाँ पे निफ्टी 50 के जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ट्रेड होते हैं, जैसे हमारा SGX में, CME में और OSE में। यहाँ पे भी हमारे निफ्टी 50 के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लिंक्ड रहते हैं और फिर वो ट्रेड होते रहते हैं। लास्ट सेकंड पॉइंट दिया है एन इंडेक्स फंड इज अ फंड दैट ट्राइज टू replicate the index return. It does not by investing in index stocks in the proportion in which these stocks exist in the index. यानी कि जो इंडेक्स फंड है उसका एक मेन मोटो क्या रहता है, उसका एक मेन मोटो है कि वो क्या करे, इंडेक्स रिटर्न को जैसे जैसे जितना जल्दी हो सके रेप्लिकेट करता रहे, बढ़ाता रहे। और इसका मेन पर्पस ये नहीं होता कि सब लोग उसमें इन्वेस्ट करें जैसा प्रोपोर्शन उसका है कि अगर एक लार्ज कैप कंपनी है तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट हो, एक स्मॉल कैप कंपनी है तो उसमें कम इन्वेस्ट हो। ऐसा इसका कोई मतलब प्रोपोर्शन को लेकर इसका कोई ऐसा ज़्यादा कुछ खास मानना नहीं है। यानी कि इसका ओवरऑल मानना है कि इन्वेस्ट करते रहो ताकि मैं इंटरेस्ट को रेप्लिकेट करता हूँ। इसका यही एक सिंपल सा फंड है। लास्ट पॉइंट ये है ETFs आर जस्ट व्हाट देयर नेम इम्प्लाइज, बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर ट्रेडेड लाइक इंडिविजुअल स्टॉक ऑन एन एक्सचेंज। Unlike regular open-end mutual funds, ETFs can be bought and sold throughout the trading day like any stock. जो हमारे ETFs होते हैं वो क्या होता है, हमारी बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज में ट्रेड करते हैं। यानी कि ये किसी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी को लेके ही नहीं अपना ट्रेडिंग करते रहते हैं, इनके पास बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज होती है, यानी कि ये अलग अलग सिक्योरिटीज में ट्रेड होते रहते हैं। और लाइक इंडिविजुअल स्टॉक्स ऑन एन एक्सचेंज, अनलाइक रेगुलर ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने ETFs में इन्वेस्ट कर दिया तो अब आपको पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए आपको उसमें इन्वेस्ट करके ही रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपने ETFs में इन्वेस्ट किया है, आपने उन्हें खरीदा है, तो आपने जिस दिन खरीदा है, जिस दिन मतलब आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो आप अगर आपकी मर्जी है तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप क्या कर सकते हो, बॉट और सोल्ड कर सकते हो थ्रू आउट द ट्रेडिंग डे। जो ट्रेडिंग डे है उसी में आप उसे क्या कर सकते हो, बाय और सेल कर सकते हो। तो ये ETFs में क्या होता है ना कि हमारे पास सिक्योरिटी की पूरी कंप्लीट बास्केट होती है जिसमें हम इजीली अपने स्टॉक्स को पिकअप कर सकते हैं और जब मन चाहे ना खरीद और बेच सकते हैं। तो ETFs इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। और हाँ, ETF की फुल फॉर्म आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। आई होप मैंने आपको अभी तक जितना भी समझाया है पूरा चैप्टर में तो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।